वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड अडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया है इस चैप्टर का। आज ये सेकेंड पार्ट है तो हम इधर से कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है अडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन। अब हम पढ़ने वाले हैं अडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन। स्नोई रीजन यानी कि जहाँ बर्फ़ गिरता है। तो जहाँ बर्फ़ गिरता है स्नोई रीजन में किस टाइप के प्लांट्स होते हैं और उनमें किस टाइप का अडेप्टेशन होता है, किस टाइप वो अपने आप को सूटेबल बन जाता है उस सराउंडिंग से रहने के लिए, उस सराउंडिंग में कैसे वो अपने आप को सूटेबल कर लेते हैं, उसे अडेप्टेशन कहते हैं। तो स्नोई रीजन के प्लांट्स में किस टाइप का अडेप्टेशन हमें देखने मिलता है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, इन वॉट वेज आर स्लोपिंग ब्रांचेस यूजफुल टू प्लांट्स इन अ स्नोई रीजन। तो आपने देखा होगा स्नोई रीजन में स्लोपिंग ब्रांचेस के ट्री होते हैं, यानी कि इस तरीके के। देखो आपने देखा होगा कोनिकल शेप में होते हैं, यानी कि कोन के शेप में होते हैं। तो ये जो स्लोपिंग ब्रांचेस हैं इनके, वो इनके लिए किस टाइप में हेल्पफुल होते हैं, कैसे हेल्पफुल होते हैं। तो इसका आंसर है कि जो बर्फ़ गिरता है ऊपर से, आसमान से बर्फ़ जो गिरता है, हैवी रेनफॉल, हैवी स्नोफॉल होता है, तो जो स्नोफॉल है वो ट्री पर जमता नहीं है, एक्यूमुलेट नहीं होता। वो क्या होता है, इनके स्लोपिंग ब्रांचेस की वजह से नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। ट्री पर जमा नहीं होता, इसीलिए ट्री को कुछ नुकसान भी नहीं होता। इसीलिए इनके स्लोपिंग ब्रांचेस, जो बर्फ़ है वो अपने आप को ट्री पर जमा नहीं रखती, वो बर्फ़ स्लोप हो जाता है और नीचे गिर जाता है। इस तरीके से इनके जो स्लोपिंग ब्रांचेस है वो इनके लिए यूज़फुल है, स्नोई रीजन के प्लांट्स के लिए। होप आपने समझा होगा। अभी हम आते हैं प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन्स मेनली इंक्लूड कोनीफर्स लाइक डिओडर एंड पाइन। तो देखो स्नोई रीजन के प्लांट्स में कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, कोनीफर प्लांट्स होते हैं, यानी कि कोनिकल शेप के होते हैं। कौन से प्लांट हैं इनके नाम, डिओडर और पाइन। डिओडर और पाइन प्लांट्स होते हैं उधर जो कोनीफर शेप के होते हैं, यानी कि कोन के शेप के होते हैं। दिस ट्रीज आर कोनिकल इन शेप ड्यू टू देयर स्लोपिंग ब्रांचेस। उनके स्लोपिंग ब्रांचेस होने की वजह से इनका शेप कैसा हो जाता है, कोन जैसा होता है, कोनिकल शेप होता है। इधर आप पिक्चर में भी देख सकते हो साइड में। इन द हैवी snowfall and extreme cold in this region, their conical shape prevents the snow from accumulating on the tree and the thick bark helps the tree to withstand the cold. तो दोस्तों ये देखो, जब भी हैवी स्नोफॉल होती है रीजन में, ये ठंडी रीजन में जैसे कि कश्मीर, जब ज़्यादा बर्फ़ गिरता है इन ट्रीयों पर, तो इनके जो स्लोपिंग ब्रांचेस कोनिकल शेप होने की वजह से जो बर्फ़ है ट्री पर नहीं जमा होता और ट्री ठंडा नहीं होता। इनके ऊपर जब गिरता है तो इनका जो ब्रांचेस स्लोपिंग होने की वजह से बर्फ़ नीचे गिर जाता है और एक्यूमुलेट नहीं होता बर्फ़, यानी कि ट्री पर जमा नहीं होता बर्फ़। और इनका थिक बार्क, यानी कि ये जो इनका स्टेम का जो बार्क होता है वो बहुत ही कड़क होता है, थिक होता है, इसीलिए ये कोल्ड यानी कि ठंडी को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, विथस्टैंड यानी कि सह सकते हैं ठंडी को भी, जो कि ठंडी से उन ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करेगा। अभी हम पढ़ने वाले हैं अडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन्स। तो फॉरेस्ट रीजन, जो फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या क्या अडेप्टेशन आए हैं वो हम पढ़ेंगे। अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट। तो बहुत टाइप के वैरायटी ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हमें दिखते हैं, जैसे कि ट्रीज़ भी हमें दिखते हैं लॉन्ग फॉरेस्ट में, श्रब्स यानी कि छोटे प्लांट्स भी हमें दिखते हैं, हर्ब्स यानी कि जो जड़ी बूटी वाले प्लांट्स होते हैं वो भी हमें दिखते हैं फॉरेस्ट रीजन में। आर फाउंड इन फॉरेस्ट, ये सारे प्लांट्स हमें फॉरेस्ट में मिलते हैं। दिस प्लांट्स कम्पीट अमॉन्ग देमसेल्फ फॉर सनलाइट। तो ये प्लांट क्या करते हैं, अपने बीच यानी कि कॉम्पिटिशन करते हैं, इन्हें सनलाइट के लिए ये कंपटीशन करते हैं एक दूसरे के बीच में। देखो फॉरेस्ट में क्या होता है, जो इन लोग क्या करते हैं अपने बीच में कंपटीशन करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर उगने की कोशिश करते हैं ताकि इन्हें सनलाइट मिले। ओके,
compete करना यानी कि प्रतियोगिता करना, यानी कि कंपटीशन करना. Hence, trees grow tall to get sunlight and climbers and winds grow to a great height with the support of trees. तो ट्री क्या करते हैं, जो भी झाड़ होते हैं वो ज़्यादा ऊपर टॉल ग्रो करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा ऊपर उगने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें सनलाइट मिले. और जो क्लाइंबर्स यानी कि जो बेल होती है, जैसे कि कद्दू की बेल, वो बेल जो होती है वो क्या करते हैं, वो बेल और वाइन्स वो क्या करते हैं, बेल ट्री के सपोर्ट से, ट्री के मदद से वो ट्री के ऊपर ही ट्री के सपोर्ट से वो एकदम ऊपर उगने की कोशिश करते हैं. स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स ऑन द स्टेम्स ऑफ सम क्लाइंबर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशन. तो आपने देखा होगा बेल को, बेल होती है जो कद्दू की बेल होती है या किसी की चीज़ की भी बेल जो होती है, वो उनका स्टेम कैसा होता है, स्प्रिंग जैसा होता है. स्प्रिंग मालूम है ना, टेंड्रिल्स यानी कि छल्लों जैसा होता है, जो रिंग होती है ना, रिंग उस तरह के स्प्रिंग जैसा गोल 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 बना हुआ होता है क्लाइंबर्स यानी कि बेल पर. बेल वैसी बनी हुई होती है. ये एक एग्जाम्पल है एडेप्टेशन का, ट्री के सपोर्ट से वो ग्रो होते हैं. एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स. तो ग्रासलैंड में जो प्लांट्स होते हैं, ग्रास वाली जगह में, उनके बीच में क्या अडेप्टेशन होता है, उनके उधर क्या अडेप्टेशन होता है, वो अब हम देखेंगे. डाइवर्स टाइप ऑफ बुशेस एंड ग्रासेस आर फाउंड इन ग्रासलैंड्स. तो डिफरेंट टाइप्स के बुशेस, छोटे प्लांट्स और ग्रासेस यानी कि घास झाड़ी हमें दिखाई देती है ग्रासलैंड्स में. फाइब्रस रूट्स ऑफ ग्रासेस प्रिवेंट सॉइल इरोजन. फाइब्रस यानी कि आप इधर पिक्चर में देख सकते हो, ये छोटे छोटे जो एकदम एक छोटे एकदम बारीक से एकदम थिन से रूट होता है, उन्हें फाइब्रस रूट कहते हैं. एकदम थिन से जो जड़ें होती है उसे हम फाइब्रस कहते हैं. तो ये जो फाइब्रस रूट होती है वो क्या करती है, ग्रासेस के जो ये घासों के जो फाइब्रस रूट होती है अंदर ज़मीन में, ये क्या करती है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है, बचाती है. सॉइल इरोजन कब होता है फ्रेंड्स, जब हैवी रेनफॉल होती है या बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाते हैं, तो जो सॉइल होता है वो एक प्लेस से इरोड होकर दूसरे प्लेस तक जाता है. तो वो सॉइल इरोजन कब होता है, जब वो प्लेसेस पर कम ट्रीज होते हैं, कम ग्रासेस होते हैं. अगर ग्रासेस ज़्यादा रहेंगे, इनकी सॉइल जो रहेंगी, इनके जो रूट्स जो रहेंगे ग्रासेस के, वो सॉइल को जकड़े हुए रखेंगी. इसीलिए सॉइल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इरोड नहीं हो पाएगा, सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा. इसीलिए हमें सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना है, होने नहीं देना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज ग्रासेस हमें उगाने पड़ेंगे. ओके. फॉरेस्ट इन द इक्वेटोरियल रीजन आर डेंस. तो जो फॉरेस्ट होता है इक्वेटोरियल रीजन में वो डेंस होते हैं, घने जंगल होते हैं इक्वेटोरियल रीजन में. एनिमल्स लाइक टाइगर, एलिफेंट्स एंड डियर कैन रिमेन हिडन इन दिस ग्रासेस. तो जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि टाइगर और एलिफेंट्स और डियर, वो इन ग्रासेस में छुप कर रह सकते हैं. हाउएवर ग्रासेस इन कोल्ड रीजन्स आर वेरी शॉर्ट. तो जो कोल्ड रीजन में, ठंडी रीजन में जो ग्रासेस होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं. लेकिन एनिमल्स लाइक द रैबिट आर फाउंड इन सच ग्रासेस. पर जो रैबिट होते हैं यानी कि खरगोश, वो ये ग्रासेस में फाउंड होते हैं, मिलते हैं हमें. वास्ट मीडोज आर फाउंड इन हिली एरियाज एज वेल एज प्लेन. तो वास्ट मीडो यानी कि क्या, एक बड़ा सा खुला मैदान जहाँ घास होता है, फ्लावर्स होते हैं, ग्रासेस होते हैं, उसे वास्ट मीडो कहते हैं. तो ये ग्रासेस और फ्लावर्स हमें हिली एरियाज में भी दिखाई देते हैं और प्लेन्स में भी हमें दिखाई देते हैं. ओके. ऑब्जर्व एंड डिस्कस. तो फ्रेंड्स इधर ये चीज़ दी गई है, हमें उसका निरीक्षण करना है, फिर डिस्कस करना है. Observe and note down the adaptations in the part of plants like potato, groundnut, yam, water hyacinth, aloe, acacia, carrot, onion, beet, bitter gourd, grape, vine, etc. and other plants in your surrounding. तो इधर कुछ प्लांट्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि चीज़ों के नाम दिए गए हैं, जैसे पोटैटो, ग्राउंडनट, यैम, वाटर हाइसिंथ, एलोया, अकाकिया, कैरोट यानी कि गाजर, ओनियन, बीट, बिटर गार्ड यानी कि करेला, ग्रेप वाइन. इन सारी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है और उनमें उन पार्ट्स में क्या क्या अडेप्टेशन आया है वो आपको डिस्कस करना है. ओके. अभी हम एक्सप्लेनेशन पर आते हैं अपने. अडेप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड्स एंड प्लांट्स. तो इंजेक्शन यानी कि अंदर लेना. तो कुछ भी चीज़ हम खाते हैं, हम नहीं प्लांट्स, तो प्लांट्स कुछ भी चीज़ अंदर लेते हैं, खाते हैं न्यूट्रिशन को,
तो उनमें वो खाने के लिए, वो इंजेक्शन करने के लिए क्या क्या अडेप्टेशन उनमें आया है, कैसे वो अपने फूड को इंजेस्ट करते हैं अपने अंदर, कैसे अपने फूड को वो खाते हैं। देखते हैं उनमें क्या अडेप्टेशन आया है, कैसे वो अपने सराउंडिंग में सूटेबल बन गए हैं। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर एनक्रोच्ड इन द ग्राउंड एंड आर ऑटोट्रॉपिक। तो बहुत सारे प्लांट्स क्या है, उनकी जो रूट्स है, उनकी जो जड़ें हैं वो ग्राउंड्स में जकड़ी हुई है। एनक्रोच्ड यानी कि जकड़े होना, और एंड आर ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक यानी कि क्या, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं और खुद पर डिपेंड है, उन्हें किसी दूसरे प्लांट की ज़रूरत नहीं है। दे परफॉर्म देयर ओन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड ऑफ प्लांट। वो खुद बनाते हैं, इसीलिए वो ऑटोट्रॉपिक है। हाउएवर प्लांट्स लाइक डॉडर, डॉडर को हम कस्कूटा भी कहते हैं, आर पैरासिटिक। तो ये जो डॉडर प्लांट है यानी कि कस्कूटा, आप इधर पिक्चर देख सकते हो, ये पैरासिटिक है। पैरासिटिक यानी कि क्या, वो खुद पर डिपेंड नहीं है, वो अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता। तो वो क्या करते हैं वो हम देखेंगे अपना खाना खाने के लिए। अब खुद का फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते तो उन्हें किसी दूसरे के पास से फूड लेना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे वो अपना फूड इंजेस्ट करते हैं दूसरों के पास से। द प्लांट बॉडी ऑफ डॉडर कंसिस्ट ऑफ येलो वायर लाइक स्टेम। तो वो डॉडर प्लांट जो है वो कैसे बना है, ये डॉडर कस्कूटा प्लांट, इसके स्टेम कैसे येलो वायर लाइक है, वायर जैसे एकदम थिन है और येलो कलर के हैं। इट इज लीवलेस एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो जो प्लांट्स के पास लीव्स होते हैं यानी कि ग्रीन पिगमेंट, वो अपना फूड, क्लोरोफिल जिनके पास होता है, वो अपना फूड परफॉर्म कर सकते हैं, फूड बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। पर ये जो कस्कूटा प्लांट है ये लीवलेस है, इसके पास क्या है, पत्ते नहीं है, और ये अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएगा। हाउएवर इट हैज हॉस्टोरियल यानी कि सकिंग रूट्स फॉर ऑब्जर्विंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। मतलब इसके पास लीव्स नहीं है, पर लेकिन इसके पास हॉस्टोरियल रूट्स है। हॉस्टोरियल रूट्स यानी कि क्या, सकिंग रूट्स, जो रूट दूसरों के न्यूट्रिएंट्स यानी कि न्यूट्रिशन चूज कर सकते हैं, यानी कि चूसते हैं, यानी कि वो ऑब्जर्व कर सकते हैं दूसरों के न्यूट्रिएंट्स और उससे अपना फूड उन लोग फूड खा सकते हैं। तो हॉस्टोरियल यानी कि सकिंग यानी कि चूसने वाले, तो उनके पास चूसने वाले रूट्स है। मीन्स अगर ये रूट उन्होंने कहीं दूसरों के कंडक्टिव वेसल्स के पास पहुंचा दिए तो इनके जो रूट्स है वो क्या करेंगे, उधर से सकिंग कर लेंगे उनका न्यूट्रिशंस, यानी कि उनका न्यूट्रिशन अब्जॉर्व कर लेंगे। ओके, दूसरे प्लांट से ये क्या करते हैं, अपना खुद का फूड नहीं बना सकते, इसीलिए दूसरे प्लांट के पास अपने रूट अंडरग्राउंड जाते हैं और दूसरों के न्यूट्रिशन अब्जॉर्व कर लेते हैं। दिस रूट पेनिट्रेट्स अप टू द कंडक्टिव वेसल्स ऑफ द होस्ट प्लांट टू अब्जॉर्व वाटर एंड फूड। तो ये रूट्स क्या करते हैं, पेनिट्रेट यानी कि एकदम अंदर तक, डीप तक जाते हैं दूसरे प्लांट के कंडक्टिव वेसल तक। कंडक्टिव वेसल यानी कि क्या, जहाँ दूसरे प्लांट्स अपना खाना बनाता है, यानी कि स्टेम और लीव्स तक। तो ये रूट दूसरों के प्लांट तक, दूसरे जो प्लांट्स हैं उनके स्टेम और लीव्स तक जाते हैं और उधर से अब्जॉर्व कर लेते हैं फूड और वाटर और फूड उधर से अब्जॉर्व करने के लिए खुद खा लेते हैं। ओके, फंगी डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट के पास क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन पिगमेंट होता है वो ही परफॉर्म कर सकता है फोटोसिंथेसिस। पर ये जो फंगी यानी कि फंगस, वो उसके पास खुद का क्लोरोफिल नहीं है और अपना खुद का फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर सकता। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम स्टार्चीज फूडस्टफ्स लाइक भाकरी एंड ब्रेड। तो वो कौन से, उनको कहाँ से खाना मिलता है, अपना स्टार्ची फूडस्टफ से। जो फूड के पास स्टार्ची सब्सटेंस होगा उसके पास ये क्या करते हैं, अपना फूड अपटेन करते हैं यानी कि लेते हैं। स्टार्ची फूडस्टफ्स जैसे कि भाकरी और ब्रेड, तो भाकरी और ब्रेड पर ये क्या करते हैं, फंगस बैठ जाते हैं। दे हैव रूट लाइक फाइबर्स फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड। तो उनके रूट्स कहते होते हैं एकदम फाइबर्स होते हैं, फाइबर के जैसे होते हैं, और वो रूट्स की मदद से वो अपना फूड भाकरी और ब्रेड पर से ऑब्जर्व कर लेते हैं। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फॉर ग्रोथ। तो प्लांट्स को किस किस चीज़ की ज़रूरत है ग्रोथ के लिए, फर्स्ट है नाइट्रोजन, सेकेंड है फॉस्फोरस और थर्ड है पोटेशियम। ये चीज़ प्लांट्स को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उगने के लिए, ग्रोथ के लिए। प्लांट्स दैट ग्रो इन सॉइल विच इज़ डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन लाइक ड्रोसेरा, ड्रोसेरा को हम सैंड ड्यू भी कहते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट एक्सेट्रा।
तो जो प्लांट जहाँ देखो अभी जो सॉइल यानी कि मिट्टी, जो सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है वो सॉइल में कौन से प्लांट उगते हैं? देखो जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है जो सॉइल में, उधर भी प्लांट उगते हैं। कौन से प्लांट उगते हैं? ड्रोसेरा, वीनस फ्लाईट्रैप, पिक्चर प्लांट, ये टाइप के प्लांट्स उधर उगते हैं जहाँ सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है। ओके, तो वो नाइट्रोजन की कमी को उधर उगकर कैसे फुलफिल करते हैं? देखो वो कहाँ उग रहे हैं अभी? जहाँ सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है। अभी इनको नाइट्रोजन की ज़रूरत है और उधर कमी भी है, तो वो कैसे अपनी कमी फुलफिल करेंगे? लेट्स सी हाउ। फुलफिल देयर नीड्स फॉर नाइट्रोजन बाय कंज्यूमिंग इंसेक्ट्स। तो वो इंसेक्ट्स खाकर, इंसेक्ट्स से उन्हें क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा, और जो उनकी नाइट्रोजन की कमी है वो उनकी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं इंसेक्ट्स खाकर। हाउ? Adaptation are seen in these plants which serve to attract insect and hold them captive। तो कैप्टिव मतलब कैद कर रख लेना। तो वो क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को पहले अट्रैक्ट करते हैं अपने डिफरेंट कलर्स से। आपने देखा होगा वीनस फ्लाईट्रैप, ये एक अच्छा प्लांट, अट्रैक्टिव प्लांट है जिस पर इंसेक्ट्स आकर बैठते हैं, अट्रैक्ट होते हैं उनके कलर की वजह से, और वो बैठने के बाद वो उन्हें क्या कर लेता है? कैद कर उनको मार कर, उनके अंदर, उनको खाकर, कंज्यूम कर उनके अंदर के नाइट्रोजन्स यानी कि न्यूट्रिशंस ले लेता है। ओके, तो ऐसे वो अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। माय फ्रेंड द इंटरनेट। तो हमारा फ्रेंड कौन है? इंटरनेट है। तो फ्रेंड्स आपको इंटरनेट पे क्या करना है? कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लांट्स अडैप्टेशन फ्रॉम वेबसाइट्स लाइक www.mbgnet.net। तो ये वेबसाइट दिया गया है, ये वेबसाइट पर आपको जाकर प्लांट्स के अडैप्टेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ओके, ये आप करना अडैप्टेशन इन प्लांट्स। तो अभी हम प्लांट्स के अडैप्टेशन के बारे में देखेंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स इन योर सराउंडिंग, कंपेयर द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स लिस्टेड बाय योर फ्रेंड्स विथ योर लिस्ट। तो आपको और आपके फ्रेंड को दोनों को लिस्ट बनानी है एनिमल्स की डाइवर्सिटी के बारे में। तो आपको और आपके फ्रेंड को लिस्ट बनानी है और आप दोनों के लिस्ट को कंपेयर करना है। कंपेयर द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स लिस्टेड बाय योर फ्रेंड्स विथ योर लिस्ट। तो आपको क्या करना है? आपको भी लिस्ट बनानी है डाइवर्सिटी यानी कि वैरायटी ऑफ एनिमल्स के बारे में लिखना है अपनी लिस्ट में, और आपका फ्रेंड भी अपनी लिस्ट में वैरायटी ऑफ एनिमल्स के बारे में लिखेगा, एनिमल्स की वैरायटी के बारे में लिखेगा। और आपको क्या करना है? वो जिन जिन एनिमल्स के आपने नाम लिखे हैं, टाइप के एनिमल्स के, आपके और आपके लिस्ट से कंपेयर करनी है। डिस्कस द हैबिटेट्स, फूड हैबिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स लाइक वर्टिबल कॉलम, विंग्स, गिल्स, टेल्स एक्सेट्रा एंड प्रिपेयर अ चार्ट। तो आपको डिस्कस करना है उनके हैबिटेट, वो कहाँ रहते हैं, कि ये जो एनिमल आपने लिखा है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, क्या एरियल एनिमल है, क्या एरियल एनिमल है कि एम्फीबियन है, या वो रेप्टिलियन है, कौन सा एनिमल है वो लिखना है। वो क्या क्या फूड खाते हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसे है, उनके पास वर्टिबल कॉलम है कि नहीं, रीढ़ की हड्डी है कि नहीं, वो आपको लिखना है। उनके विंग्स है कि नहीं, उनके गिल्स है कि नहीं, उनकी टेल है कि नहीं, पूंछ, वो सब लिखना है। और आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है, उनके ऊपर चार्ट बनाकर, सब कॉलम बनाकर आपको फिल करना है। ओके, किस तरह से चार्ट आपको बनाना है फ्रेंड्स? चार्ट आपको इस तरह से बनाना है। ओके, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको चार्ट बनाना है, बिल्कुल ऐसे ही। और इधर प्लांट्स की जगह आपको क्या लिखना है? इधर आपको लिखना है एनिमल्स के नेम। ओके, ऐसे ही आपको करना है। ओके, What differences do you see between terrestrial and aquatic animal? तो आपने जो बनाया था उसमें टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक यानी कि जो एनिमल जमीन यानी कि लैंड पर रहता है और जो पानी में यानी कि वाटर में रहता है, उन दोनों के बीच के में अलग अलग क्या है वो आपको बताना है। ओके, एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल द स्किन एंड बॉडी शेप ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स अपीयर्स टू अंडरगॉन चेंजेस। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल और हम एक्वेटिक एनिमल को कंपेयर करेंगे तो उनकी जो स्किन और बॉडी रहेगी उनमें बहुत सारा चेंजेस रहेगा। ओके, फिशेस हैव स्केल्स ऑन द स्किन एंड फिन्स ऑन द बॉडी। तो फिश आप इधर देख सकते हो, फिश की स्किन पर
फिश की स्किन पर आपको स्केल्स दिखेंगे, ऐसे डिज़ाइंस बने हुए दिखेंगे, ऐसे सी जैसे हम लिखते हैं वैसे उल्टा सी जैसे आपको डिज़ाइंस बने हुए दिखेंगे फिश के स्किन पर, और आपको फिन्स दिखेंगे बॉडी पर। ये देखो ये वाले फिन्स है, इसे फिन्स कहते हैं। ये जो फिश के आजू बाजू लगे हुए होते हैं उन्हें फिन्स कहते हैं। ये भी फिन्स है। तो ये फिन्स, ये फिश की बॉडी पर फिन्स लगे हुए होते हैं। देयर बॉडी टैपर्स टूवर्ड बोथ एंड्स, तो दोनों तरफ से उनकी बॉडी जो है टैपर है, यानी कि आते आते उनकी बॉडी थिन होते रहती है, उसे टैपर कहते हैं। देखो बीच वाला पार्ट फिश का थिक होता है, यानी कि जाड़ा होता है, पर दोनों साइड देखो आते आते क्या हो रहा है, थिन हो रहा है। तो दोनों साइड थिन हो, जहाँ से आते आते थिन होता है यानी कि धीरे धीरे थिन होते रहती है, एंड पॉइंट बन जाता है एक, तो उसे टैपर्स कहते हैं। दोनों तरफ से टैपर है, बोथ एंड, यानी कि लाइक अ स्पिंडल, स्पिंडल के जैसा दोनों तरफ से पतली है फिश की बॉडी। फिश ब्रीथ विथ गिल्स इंस्टेड ऑफ अ नोज, तो नोज नहीं है फिश को, उसके बदले फिश को क्या है, तो फिश कहाँ से सांस लेती है, गिल्स से। ये वाला गिल्स, ये जो गिल्स है इधर से फिश सांस लेती है, फिश को नोज नहीं होता। देयर आईज हैव ट्रांसपेरेंट आईलिड्स, तो फिश के आईज को ट्रांसपेरेंट यानी कि आर पार हम देख सकते हैं वैसे आईलिड्स है, ट्रांसपेरेंट आईलिड्स है। दे हैव एयर ब्लैडर्स विद इन द बॉडी टू हेल्प देम टू फ्लोट, तो उनके बॉडी में एयर ब्लैडर्स होते हैं ताकि वो तैर सके। एयर ब्लैडर्स यानी कि एयर जाने की जगह, तो एयर जाएगी तो उनको हेल्प होगा फ्लोट होने में। ओके, अभी ऑब्जर्व द बॉडीज ऑफ फ्रॉग, डग एंड टोटोइज। आपको फ्रॉग यानी कि मेंढक, डक और टोटोइज, इन सब की फ्रॉग यानी कि मेंढक, डग यानी कि बदक और टोटोइज यानी कि कछुआ, इन सारी की बॉडीज को आपको ऑब्जर्व करना और ये क्वेश्चन के आंसर देना है। ऑफ वॉट यूज आर देयर लेग्स टू दिस एनिमल्स, तो ये सारे एनिमल्स टोटोइज, फ्रॉग और डक, इनको अपने लेग्स किस चीज़ के लिए यूज़ हैं? ऑब्वियसली इनको अपनी लेग स्विम करने के लिए यूज़ है, यानी कि तैरने के लिए। ओके, ये पानी में भी रहते हैं तो इन्हें तैरने के लिए भी ज़रूरत है, और वॉक करने के लिए भी यानी कि चलने के लिए। ओके, अभी सेकेंड, व्हाट हेल्प्स फ्रॉग्स टू ब्रीथ अंडर वाटर, तो क्या चीज़ फ्रॉग को हेल्प करती है, मेंढक को हेल्प करती है अंदर पानी में सांस लेने के लिए। तो किससे पानी में सांस लेता है मेंढक? स्किन से, अपनी स्किन से वो पानी में सांस लेता है। ओके, ऑफ व्हाट यूज आर द लॉन्ग हिंड लेग्स ऑफ अ फ्रॉग, तो उसकी जो पीछे वाले लॉन्ग हिंड लेग्स है वो लंबे हिंड लेग्स किसके लिए यूज़ करता है? ऑब्वियसली टू स्विम फास्ट, वो अपने प्रेडेटर्स जो उसको खाने वाले एनिमल्स होते हैं जैसे कि क्रोकोडाइल, वो सब कोई भी इसे खा सकता है, तो वो अपने प्रेडेटर्स या जो इसे पकड़ कर खा लेंगे उनसे वो फटाफट भाग सकता है, बच सकता है। इसके लिए उसके लेग यूज़ हो सकते हैं, पानी में फटाफट स्विम कर सकता है, तैर सकता है, उसके लिए वो यूज़ होते हैं हिंड लेग्स, लंबे लंबे लॉन्ग हिंड लेग्स। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डजंट डक गेट वेट इन अ वाटर, तो डक जो है वो क्यों अपने पानी में गीली नहीं होती? क्यों? बिकॉज ऑफ ये उसके पास वेब टोज होते हैं। वेब टोज यानी कि क्या, इस तरीके से जो टोज होते हैं, वेब टोज की मदद से वो क्या कर सकती है, पानी में स्विम भी कर सकती है, ठहर सकती है, उसके वजह से वो गीली नहीं होती। ओके, और उसके फेदर्स पर भी वैक्सी सब्सटेंस होता है। ओके, अब हम इधर पढ़ेंगे उसके फेदर कैसे होते हैं, एकदम वैक्सी फेदर्स होते हैं, एकदम वैक्सी होते हैं, यानी कि ऑयली होते हैं, थोड़े से मोम जैसे होते हैं, ताकि अगर उन पर पानी भी गिरता है तो वो पानी नीचे टपक जाता है, ट्रिकल ऑफ हो जाता है, गिर जाता है, पानी उन पर नहीं जमता। ओके, इसीलिए वो गीले नहीं होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। As the frog and dog have webbed toes, they can use their legs like oars. तो दोस्तों उनके वेब टोज होते हैं। वेब टोज यानी कि क्या, ये जो टोज है बीच में ऐसे उनके बीच में होता है स्किन, वो स्किन सारे तीनों फिंगर्स को उनके टोज के जोड़ देती है, उसे वेब टोज कहते हैं। ये वाटर है यानी कि पानी वाली मुर्गी को भी रहता है। ओके, ये वेब टोज है, इसीलिए वो अपने लेग्स का किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, ओर्स के जैसा। ओर्स यानी कि क्या, जब आप बोट में बैठते हो तो पानी को पीछे करते हो ना, एक लकड़ी जैसा होता है हाथ में,
जिससे आप बोट में जो बैठते हो उसको पानी को पीछे करते रहते हो ताकि आपकी बोट आगे जाती है, उसे ओर्स कहते हैं। ओके, ऐसा वो लकड़ी का होता है, ऐसे ऐसे होता है और ऐसा आगे होता है, उसको देखो इस तरह से ही होता है बिल्कुल, जिसकी मदद से हम पानी को पीछे करते रहते हैं, उसे ओर्स कहते हैं। तो वो अपने वेप्टोज का इस तरह से ही उपयोग करते हैं, ओर्स के जैसा पानी को पीछे करने के लिए। वाटर फ्लोज ऑफ द वैक्सी फेदर्स ऑफ बर्ड्स लाइक डग एंड वाटर हैन। तो इनका जो वैक्सी फेदर्स है, इनके जो वैक्सी जैसे फेदर्स एकदम स्मूथ, तो क्या होता है वैक्सी फेदर्स होने की वजह से जो वाटर है इनके फेदर्स यानी कि पंख पर ठहरता नहीं है, फेदर्स पर इनके गिर जाता है, डग पर और वाटर हैन पर भी, पानी वाली मुर्गी, पानी मुर्गी पर भी। वेब्ड टोज, स्लीपरी माउथ स्किन, स्मूथ स्किन एंड अ ट्रायंगुलर हेड हेल्प फ्रॉग टू स्विम इजीली थ्रू द वाटर। तो ये वेप्टोस जो होते हैं वो फ्रॉग कर यानी कि मेंढक के पास भी होते हैं। ये वेप्टोस होने की वजह से और एकदम स्लीपरी होते हैं, उन लोग एकदम वैक्सी होते हैं, ऑयली होते हैं और स्मूथ स्किन, उनकी स्किन एकदम स्मूथ होती है और उनका हेड कैसा होता है, सिर ट्रायंगल शेप में होता है। ट्रायंगुलर होने की वजह से जो मेंढक है वो पानी में एकदम इजीली पानी के थ्रू अच्छे से स्विम कर सकता है। They can live on land as well as in water due to their ability to breathe through the skin in water and using the nose and lungs on land. तो ये जो है फ्रॉग, ये एम्फीबियन है, ये पानी में भी रह सकता है और वो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी। ज़मीन पर जब रहता है ये तो किससे स्विम करता है, किससे ब्रीथ करता है, किससे सांस लेता है, नोज़, इसकी नोज़ भी होती है और लंग्स। ज़मीन पर जब रहता है ये नोज़ और लंग्स से सांस लेता है और जब पानी में रहता है तो स्किन से सांस लेता है। The typical colors of frogs backs help it to hide among grasses. Typical यानी कि बहुत सारे, तो बहुत सारे कलर्स लेता है जो बैक, फ्रॉग्स बैक यानी कि फ्रॉग्स की पीठ, जो उसकी पीठ होती है पीछे वाला पार्ट, तो उसको पीठ कहते हैं। फ्रॉग की जो पीठ होती है उसका कलर चेंज होते रहता है, उसका कलर चेंज होने की वजह से वो ग्रास, कोई भी टाइप के ग्रासेस में छुप सकता है, हाइड हो सकता है। Make a list of the names of some other amphibians you know and study their adaptations. तो अदर एम्फीबियंस एनिमल्स के बारे में आपको बताना है जो पानी और लैंड पर दोनों रहते हैं, उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। वैसे आपको एनिमल्स की लिस्ट बनानी है और उनके अडेप्टेशन के बारे में स्टडी करना है। तो फ्रेंड्स अभी हम इधर सेकेंड पार्ट भी ख़त्म करते हैं। थर्ड पार्ट में आगे का चैप्टर सीखेंगे, तो वो मैं प्लेलिस्ट में डाल दूँगा वो वीडियो, वो आप देख लेना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर।